मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राजधानी रांची से बड़ी खबर आ रही है, जहां असम चुनाव को लेकर के जेएमएम की तैयारी देखिए अब तेज हो गई है। महागठबंधन की फाइनल बातचीत आज होने वाली है। जेएमएम और कांग्रेस के बीच सीटों पर आज मुहर लगेगी। आपको बता दें कि जेएमएम ने 20 से 25 सीटों पर दावा किया है, वहीं सहमति बनने पर कम सीटों पर भी उतरेगा जेएमएम, ऐसा जेएमएम का कहना है। और बात नहीं बनने पर 25 से 30 सीटों पर जेएमएम लड़ेगा। तो जेएमएम की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। असम चुनाव को लेकर के जेएमएम की तैयारी अब तेज है। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, बिहार के बाद अब असम चुनाव के लिए भी जेएमएम पूरी तरीके से तैयार है, और जो अभी खबरें आ रही है कि 25 से 30 सीट पर जेएमएम हो सकता है अब चुनाव लड़े, क्या कुछ और जानकारी है? देखिए, ये जो टेबल पर जो बैठक हो रही है असम चुनाव को लेकर जेएमएम और कांग्रेस के बीच, ये बैठक पिछले 2 दिनों से हो रही है। कल रात में भी बातचीत हुई है, लेकिन जो कहा जा रहा है, जो जानकारी पार्टी प्रवक्ता जो दे रहे हैं वो साफ बता रहे हैं कि आज सीट शेयर को लेकर जेएमएम और कांग्रेस के बीच आज फाइनली मुहर लग जाएगी कि जेएमएम को वास्तव में असम में कितनी सीटें मिलेंगी। हालांकि जेएमएम स्पष्ट कर दिया गया है कि मुख्यमंत्री लगातार 2 असम जो दौरा हुआ है मुख्यमंत्री का, उसमें साफ हो गया है कि असम में इस बार जेएमएम अपनी मजबूती को लगातार दिखाने की कोशिश जो कर रहा है कभी चुनाव से पहले। तो ऐसे में वहां पार्टी उतरेगी जरूर, लेकिन कितनी सीटों पर उतरेगी, अकेले उतरेगी, महागठबंधन के साथ कांग्रेस के साथ उतरेगी, तमाम चीजों पर आज मुहर लग जाएगी। हालांकि जेएमएम को यह भी कर दिया गया है कि वास्तव में अगर सहमति बन जाती तो हम कम सीटों पर भी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हमको वहाँ चुनाव लड़ना है। लेकिन अगर किसी कारण से वहाँ सहमति नहीं बन पाती है तो फिर ये जो है 25 से 30 सीटों का दावा है। लेकिन चुनाव में जब ये देखिए, बिल्कुल संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अलग अलग जानकारी वो दे रहे हैं। और देखिए जेएमएम बातचीत वास्तव में कितने पर सीटों पर मुहर लगेगी ये बाद में ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो समझना यहाँ जरूरी है कि असम में जो ट्राइबल की जो संख्या की जो आबादी है वो तकरीबन 35% के आसपास में है। झारखंड से जो ट्राइबल वहाँ जाकर बसते हैं वो तकरीबन 15 से 20 लाख की आबादी में है। तो ऐसे में बड़ा फैक्टर है, तकरीबन मान लीजिए कि वो आधे से थोड़े कम है यहाँ से पलायन कर असम जाने वाले झारखंड के ट्राइबल। तो जेएमएम को दावा किया जा रहा है कि वास्तव मुख्यमंत्री वहां का जो दौरा संजय देखिए, क्योंकि असम चुनाव बहुत जरूरी है जेएमएम के लिए। जेएमएम झारखंड के साथ साथ अलग अलग राज्यों में भी अपना पैठ बनाना चाह रही है, और इसीलिए बिहार में भी उन्होंने बहुत कोशिश की, अंत तक कोशिश की, लेकिन महागठबंधन में बात नहीं बनी। क्या लगता है असम चुनाव में बात बन जाएगी, सब कुछ सफल हो जाएगा? देखिए, बिल्कुल बात बननी तय है और झुकना कांग्रेस को ही लगभग होगा उसमें, क्योंकि मैं बता रहा था आपको कि वहां पर 15 से 20 लाख की आबादी ट्राइबल है जो असम से, जो झारखंड से असम गए हैं। अगर बात नहीं बनती है तो वो खामियाजा वास्तव में कांग्रेस को ही भुगतना होगा, क्योंकि वास्तव में जेएमएम वहां अपनी जो उम्मीदवार उतारेगा वो सीधे वो ट्राइबल वोट जो है चांसेज है, अनुमान है कि वो वहां शिफ्ट करेगा। तो वैसी स्थिति में कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि सीट शेयरिंग को लेकर फूट हो और ट्राइबल वोट से उससे हाथ धोना पड़े। चूंकि लगातार जो हेमंत बिस्वा शर्मा जो वहां पर जो सिनारियो है, जिस तरीके से वो झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान लगातार वो झारखंड भी आए थे और यहाँ बाकायदा वो पार्टी के जो थे आपको कह सकते उप प्रभारी थे। तो ऐसी स्थिति में हेमंत सोरेन भी वहां असम 2 बार जाकर ये संकेत दे चुके हैं कि जो झारखंड में असम की भूमिका थी वही असम चुनाव में झारखंड की भूमिका होगी। तो वैसी स्थिति में देखिए यहाँ पर अगर सहमति बन जाती है, जाहिर है कि कांग्रेस मजबूत स्थिति में होगी, भले जेएमएम कम सीटों पर है, लेकिन अगर सहमति नहीं बनती है तो उसका नुकसान जो है कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, और ये सही बात भी है, क्योंकि चुनाव नजदीक है और जब चुनाव सर पे रहता है तो गठबंधन होना बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे के साथ रहें। और इसीलिए महागठबंधन की ये फाइनल बातचीत आज होने वाली है और बातचीत बेहद ही अहम, महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि चुनाव सर पर अब देखना होगा कि जेएमएम के साथ अगर सहमति बनती है तो कितने सीट पर जेएमएम चुनाव लड़ती है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए संजय। खबर अब हजारीबाग से आपको बताते हैं, जहां भरी थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया है। बरसोत चौक के पास तेज रफ्तार ट्रेलर ने साइकिल सवार पति पत्नी को टक्कर मार दी और हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल है। आपको बता दें कि घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर के राष्ट्रीय राजमार्ग 19 को भी जाम कर दिया है, और जाम के कारण धनबाद रोड पर करीब 8 किलोमीटर
और बरही रोड पर 7 किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। सूचना मिलने पर बरही थाना प्रभारी विनोद कुमार मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाते हुए सरकारी यातायात और उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन भी दिया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने जाम हटाया। इसी बीच देखिए सिमडेगा से भी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पीएलएफआई से जुड़े आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। जलडेगा थाना क्षेत्र में आगजनी के आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि वहीं का आरोपी बताया जा रहा है। गिरफ्तार आरोपियों से अब पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर सिमडेगा से बता रहे हैं। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पीएलएफआई से जुड़े आरोपी गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों से पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। चलिए चाईबासा से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां के गोइडकेला थाना क्षेत्र में पति पत्नी की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी गई। घटना बीती रात की बताई जा रही है, जहां पुलिस के मुताबिक दंपति कमरे में सो रहा था और इसी दौरान अज्ञात बदमाशों ने दोनों के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस हत्या के कारणों की जांच कर रही है। आपसी विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। ये खबर चाईबासा से है और जहां गोइडकेला थाना क्षेत्र में पति पत्नी की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी गई है। और ये रात की घटना बताई जा रही है, जब दोनों कमरे में सो रहे थे और जब सुबह ग्रामीणों ने दोनों को नहीं देखा, कमरा खोला गया तो दोनों की हत्या हो गई थी। कुल्हाड़ी से दोनों की हत्या की गई, ऐसी जानकारी आ रही है। तुरंत पुलिस को इस बात की सूचना दी गई। पुलिस वहां पर पहुंची, जांच पड़ताल की जा रही है। अज्ञात बदमाशों ने दोनों के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हालांकि पुलिस जब कारणों का पता लगा रही है तो ये समझ आ रहा है कि आपसी विवाद में हत्या की आशंका है। इसी बीच देखिए बड़ी खबर साहिबगंज से आपको बताएं, जहां लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना राजमहल की बताई जा रही है, जहां आरोपी राधानगर थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव का निवासी है। जो निवासी का नाम शाहिद अनवर बताया जा रहा है। शाहिद अनवर ने एक हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाकर पहले अपनी पहचान छुपाई और इसके बाद टोनी नाम बताकर नजदीकी बढ़ाई। विश्वास जीतने के बाद दिल्ली लेकर के वो चला गया उस लड़की को। और इतना ही नहीं, आर्य समाज मंदिर में उसने हिंदू रीति रिवाज से शादी भी रचा ली। दिल्ली से लौटने के बाद उसका असली चेहरा सामने आया, जब उसने पीड़ित पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाना शुरू किया। विरोध करने पर युवती को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू किया। किसी तरह बच करके युवती वहां से भाग निकली और पुलिस को इस बात की जानकारी दी। पुलिस में साथ साथ शिकायत भी दर्ज करा दी। अब एक्शन में पुलिस आ चुकी है। पुलिस ने आरोपी शाहिद अनवर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। राजमहल इलाके में पहले भी लव जिहाद का मामला सामने आ चुका था। पीड़ित परिवार ने इंसाफ की गुहार लगाते हुए आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। देख रहे हैं, लड़का मुस्लिम है, दिल्ली में मंदिर में जाके शादी किए हैं और अपना उधवा में घर लेके आए हैं। और वो कह रहे मुस्लिम धर्म, वो हिंदू का लड़की मुस्लिम धर्म करने के लिए गोरू का मांस उस खिलाता है। वो लड़की भाग के चले आए हैं। अपना घर आई है? अपना घर आई है माँ बाप का। अच्छा, अभी आवेदन दी है थाना में ना? हाँ। तो आप लोग क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कानून का इंसाफ मिलना चाहिए लड़की का। दिल्ली में जाके मंदिर में शादी किया, हिंदू धर्म में शादी किया और फिर वहाँ से लेकर आया अपना घर आन के वो बोल रहा है मुस्लिम धर्म मानिए। हाँ, वही कुछ खिलाने पिलाने खोज रहा है, और खिलाने खोज रहा है कि मुस्लिम धर्म सब मानिए। कुछ लगाने पहनाने नहीं देता है। काहे धर्म मानिएगा, तुम हम लोग का धर्म में ही करिए। वही भाग के हमारा बेटी घर चला है। मेरा बेटी बोल रहा है कि आप नहीं जाएंगे। राज्य के भुनाबादी मैदान में आयोजित स्टेट हैंडलूम सरस मेला में
करंट फैलने से हड़कंप मच गया है। बता दें आपको कि एहतियातन मेला की बिजली काटनी पड़ी, साथ ही मेले में लोगों की एंट्री पर भी रोक लगा दी गई। ये बताया जा रहा है कि पोल पकड़ करके एक व्यक्ति पार हो रहा था और इसी दौरान तार की चपेट में आकर के वो गिर गया। उसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि बारिश और आंधी की वजह से करंट फैल गया, जिसकी चपेट में शख्स आ गया था। अब पता नहीं अचानक कैसे हुआ तो उसका जानकारी नहीं है। बाकी वो हाथ में पकड़ के उधर जा रहा था, वो चिपक गया करंट में। लाइट तुरंत आनन फानन ने बंद करवा दिया। वो दुकानदार था या फिर वो नहीं, उसका भी जानकारी नहीं है, दुकान वाला है कि क्या है। तो इस जगह लगा? हाँ, उस जगह पे लगा है। मिनट तक तार पकड़े हुए था, वो पकड़ के पार हो रहा था, किसी कारणवश उसको करंट लग गया। पता नहीं कैसा है क्या है, तो अब उसको करंट ही लगा है क्या और कुछ नहीं पता। बाकी वो गिरा वहाँ, उसके बाद नहीं उठा। वो बाद में करंट को बंद करवा के ले गए। खबर अब दुमका से है, जहां नौकरी मिलने के महज 2 महीने में ही आपूर्ति पदाधिकारी नंदन कुमार रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जेपीएससी की परीक्षा में नंदन कुमार को 655वां रैंक हासिल हुआ था। एसीबी की टीम ने उन्हें 40,000 रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया, जिससे कि प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गई। बरहवा प्रखंड में आपूर्ति पदाधिकारी के रूप में तैनात नंदन कुमार पर आरोप यह भी है कि वो डीलरों से अवैध वसूली कर रहे थे और हर महीने करीब 5,000 रुपए की मांग की जा रही थी। इसी कड़ी में रजिस्टर में साइन करने और अन्य कार्यों के नाम पर भी वो 40,000 रुपए की मांग का मामला सामने आया है। ऐसा कई कर्मचारियों ने भी उन पर आरोप लगाया है कि वो साइन करने के नाम पर भी पैसे की वसूली करते थे और इसी शिकायत किए जाने पर एसीबी ने जाल बिछाया और आरोपी को रंगे हाथ पकड़ लिया। फिलहाल एसीबी की ओर से पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है। चलिए खबर अब जमशेदपुर से आपको बताते हैं, जहां टाटा मोटर्स कंपनी के प्लांट में 4 साल बाद ग्रेड रिवीजन को लेकर के बड़ा समझौता हुआ है। टाटा मोटर्स प्रबंधन और टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के बीच हुए इस समझौते से 7,321 कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलने वाला है। जानकारी के मुताबिक इस ग्रेड रिवीजन के तहत कर्मचारियों के वेतन में 19,750 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। वहीं कर्मचारियों के मेडिकल सुविधा को भी ध्यान में रखते हुए मेडिकल रेफरल राशि को बढ़ा करके 6 लाख रुपए कर दिया गया है, जो एक अहम फैसला माना भी जा रहा है। इस समझौते के बाद कर्मचारियों में जबरदस्त खुशी का माहौल देखने को मिला। इस बार जेओ ग्रेड जो था, ई ग्रेड था, उसको हम लोगों ने हटा करके एक टी ग्रेड टाटा साहब के नाम पर हम लोगों ने किया है। वो सारी समानता एक होने जा रहा है, सीनियर जूनियर रहेगा अपना। तो ऐतिहासिक इसलिए है, ऐतिहासिक इस मामला में है, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इस बार 19,750 रुपये जो बढ़ा है, हमेशा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बढ़ता था। पिछले साल जैसे हम लोगों ने किया था तो 14,000 फिक्स में बढ़ा था और 3,000 रुपया वेरिएबल में बढ़ा था। लेकिन इस बार जो भी पैसा हम लोगों ने लिया है 19,750 रुपया, वो डायरेक्ट एम्प्लॉय के पेमेंट स्लिप में पेमेंट में जाएगा। ईद, सरहुल और रामनवमी को लेकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर दी है और इस बैठक में उन्होंने विधि व्यवस्था को हर हाल में कामयाब करने और उपद्रवियों पर नकेल कसने के निर्देश दिए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री के इस फैसले का जेएमएम ने समर्थन किया है, तो वहीं बीजेपी ने मुख्यमंत्री के इस फैसले को किसी एक धर्म से जोड़ने का आरोप लगाया है। बीजेपी का यह कहना है कि उपद्रवी तत्वों से कड़ाई से निपटने की जरूरत है, लेकिन मुख्यमंत्री को 10 जून का वो दंगा याद रखना चाहिए जब एक विशेष समुदाय के लोगों ने रांची को बंधक बनाकर रखा था। सभी तबके में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता जो है वो राज्य में शांति व्यवस्था कायम रहे और जो भी धार्मिक उत्सव हैं वो हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए, पूरी खुशियां का एक वातावरण रहे। यही सोच है हमारे माननीय मुख्यमंत्री की और उसी के तहत कल बैठक हुई। बैठक में उन्होंने सभी जिला के डीसी एसपी को निर्देश दिया और कड़ाई से निर्देश का पालन करने का आदेश दिया। कहीं से कोई कोताही बरती गई
तो किसी भी प्रशासनिक पदाधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री जी को पिछले 6.25 वर्षों से कि उपद्रवी तत्व जो है, जो समाज में वैमनस्यता फैलाते हैं, उनसे आप कड़ाई से निपटिए। लेकिन भूल गए आप 10 जून का वो मेन रोड का दंगा, जब एक विशेष समुदाय के लोगों ने पूरे रांची को कई घंटों तक हॉस्टेज बनाकर रखा था, बाद में फायरिंग हुई थी। तो उपद्रवी तत्व सिर्फ एक समुदाय के हैं। अगर ऐसा मुख्यमंत्री जी कहना चाह रहे हैं तो इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। देखिए, राज्य से बड़ी खबर, जहां ईद और सरहुल को लेकर के ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। कई प्रमुख मार्ग बंद रहेंगे। ईद को लेकर के सुबह में मुख्य मार्गों पर नो एंट्री रहेगी। आपको बता दें कि सरहुल को लेकर के दोपहर 12 बजे से जुलूस की समाप्ति तक भारी वाहनों की नो एंट्री रहेगी। कल रिंग रोड होकर के चलेंगे सभी भारी वाहन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। ईद और सरहुल को लेकर के ट्रैफिक व्यवस्था में ये बड़ा बदलाव किया गया। कई प्रमुख मार्ग बंद रहेंगे। कौन कौन से मार्ग बंद रहेंगे, क्या ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव है, चलिए वो भी आपको बताते हैं। देखिए, ईद को लेकर के सुबह में मुख्य मार्गों पर नो एंट्री रहेगी। सरहुल को लेकर के दोपहर 12 बजे से जुलूस की समाप्ति तक भारी वाहनों की नो एंट्री रहने वाली है और रिंग रोड होकर के चलेंगे सारे भारी वाहन। ईद और सरहुल को लेकर राजधानी रांची तैयार है और इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च स्तरीय बैठक भी की है। हम इस समय राजधानी रांची के अलवर टेक्का चौक पर हैं और आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि कल 21 मार्च को ईद और सरहुल एक ही दिन है। इसलिए राजधानी रांची की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। और सबसे पहले यह बदलाव जो है ईद को लेकर, जो कल राजधानी में विशेष नमाज जो पढ़ी जाएगी विभिन्न ईदगाहों में, उसको लेकर राजधानी रांची में कल मुख्य मार्गों पर सुबह के दौरान परिचालन पूरी तरह बंद रहेगा। हम इस समय राजधानी रांची के अलवर टेक्का चौक पर हैं और राजधानी को यहीं से समझने की कोशिश कीजिए कि अलवर टेक्का चौक से जो डोरंडा जाने वाला रास्ता है, वहाँ पर जो छोटे वाहन हैं वो सजना चौक से कांटा टोली बहू बाजार होकर ही जाएंगे। उसके बाद डोरंडा की ओर से जो वाहन आपको सुजाता चौक की तरफ आएंगे वो क्लब रोड होते हुए सीधे मुंडा चौक की ओर मुड़ जाएंगे। इसी तरह राजधानी के अलग अलग चौक चौराहे जहाँ जहाँ भी ईदगाह है, वहाँ पर आपको जो ट्रैफिक परिचालन है उस दौरान सुबह में बंद रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है वो सरहुल को लेकर है। सरहुल में चूंकि राजधानी रांची के मुख्य सड़कों पर जिस तरीके से सरहुल को लेकर जुलूस निकलता है, लोग नाचते गाते अलवर टेक्का चौक पे पहुँचते हैं, तो वैसे में आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि वास्तव में क्या होगा। आपको बता दें कि 12:30 बजे के बाद राजधानी रांची के विभिन्न मार्गों में, जो कि शहर का मुख्य चौक चौराहा है, जहाँ भी आप राजधानी रांची की बात करें, अलवर टेक्का चौक की बात करें, अपर बाजार की बात करें या फिर मेन रोड मोराबादी, जहाँ भी बरियातू, जो सड़क आपको अलवर टेक्का चौक की तरफ आती हो, वहाँ पर मुख्य मार्ग पर सामान्य परिचालन कर बंद रहेगा कि मुख्य चौक चौराहे तक पहुँचते हैं। वैसी स्थिति में जब आप यहाँ पर आएंगे, चूँकि उस दौरान आम लोगों की जो है वो भीड़ उमड़ी रहेगी राजधानी के चौक चौराहों पर, तो मतलब कि आप अलग अलग चौक चौराहों से राजधानी रांची के अलवर टेक्का चौक पर आ रहे हैं, तो समझ जाइए कि वैसी स्थिति में सभी मार्गों पर सामान्य परिचालन बंद रहेगा। आपको यहाँ पर रात 12:30 बजे तक, जब तक कि पूरी तरीके से जुलूस यहाँ पर खत्म नहीं हो जाता है, सामान्य परिचालन बंद रहेगा और ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से मुस्तैद रहेगी। ऐसे में आपको जब भी घर से कल आप बाहर निकलें तो ये सोच कर निकलें कि वास्तव में किस गाड़ी से आप शहर में निकल रहे हैं, क्योंकि आपको उस दौरान मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। खबर पलामू से है, जहां पुलिस ने रामनवमी, ईद और सरहुल को लेकर के मॉक ड्रिल किया है। आपको बता दें कि पलामू पुलिस ने मेदरी नगर के 6 मुहान चौक के पास मॉक ड्रिल किया और साथ ही दंगा और आपदा स्थिति से निपटने का अभ्यास भी किया है। जवानों ने आंसू गैस के गोले दागने और बम निष्क्रिय करने जैसी प्रक्रियाओं का भी प्रदर्शन किया। मौके पर डीएसपी राजीव रंजन ने पुलिस अधिकारियों और जवानों को ये आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए किसी भी परिस्थिति में संयम बनाए रखने की अपील की है। आदेशानुसार आगामी जो भी पर्व है, ईद, सरहुल, रामनवमी, इनके विधि व्यवस्था के संधारण की तैयारी हेतु आज हमने पलामू डाल्टनगंज के 6 मुहान चौक पर एंटी राइट मॉक ड्रिल का इस्तेमाल किया। इसमें जवानों के प्रशिक्षण से लेकर हमारे जो इक्विपमेंट है वो उसका भी इस्तेमाल किया गया, जिससे जवानों की जो तैयारी है उसमें सजगता बनाई रखी जा सके और
जनता के बीच यह भावना दी जा सके कि पलामू पुलिस पूरी तरह तैयार है किसी भी विधि व्यवस्था के संधारण में। और चैत नवरात्र का आज दूसरा दिन है। मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा हो रही है। रामगढ़ के रजरप्पा में मां छिन्नमस्तिके मंदिर में मां दुर्गा के मां ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और कुंडों में हवन और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जा रहा है। तो आज देखिए चैत नवरात्र का दूसरा दिन है और ऐसे में दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और सुबह से ही भक्तों का तांता मंदिर के बाहर लगा हुआ है। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मां के पूजा अर्चना करने के लिए सुबह से ही लोग पहुंचे हुए मंदिरों में। और ऐसे में ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर रजरप्पा के मां छिन्नमस्तिके मंदिर की तस्वीर है, जहां मां दुर्गा के मां ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। कुंडों में हवन किया जा रहा है और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी किया जा रहा है। तो ये तैयारी हर तरफ है, हर तरफ भक्तिमय माहौल नजर आ रहा है। हर कोई मां की आराधना करने में जुटा हुआ है। तो चैत नवरात्र का आज दूसरा दिन और दूसरे दिन भी देखिए भक्तों की आस्था खास तौर पर देखी जा रही है। जब वो हाथ में फुलडारी लिए मंदिर के बाहर पहुंचे हैं, माता की पूजा अर्चना के लिए लोग मंदिर के बाहर अपनी बारी का इंतजार करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। आटा आया तो चले आए। दर्शन बहुत सुंदर हुआ। हर चीज़ का व्यवस्था बहुत ही अद्भुत है। प्रशासनिक व्यवस्था भी बहुत अद्भुत है। तक मान्यता की बात है। ये अपने आप में सिद्ध जगह है। ये सिद्धपीठ है रजरप्पा। मां छिन्नमस्तिका छठा रूप छिन्नमस्तिका है। अपने आप में सिद्ध है ये जगह। इस क्षेत्र में आने से ही सारे मनोकामनाएं पूर्ण होती है, ऐसी मान्यता है भगवती की। चलिए अगली खबर अब मौसम से जुड़ी हुई आपको बताते हैं, जहां झारखंड में मौसम का यू टर्न देखने को मिल रहा है। रांची समेत राज्य के 13 जिले में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने तेज हवा चलने की संभावना जताई है और साथ ही ठनका का भी अलर्ट जारी किया गया है। तो 22 मार्च से मौसम साफ हो सकता है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर मौसम से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां मौसम ने यू टर्न ले लिया है और रांची समेत राज्य के 13 जिले में बारिश को लेकर के मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग का यह भी कहना है कि तेज हवा चलने की संभावना है और लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। इसके साथ ही ठनका का भी अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। हालांकि 22 मार्च तक का मौसम विभाग ने वक्त दिया है। 22 मार्च से मौसम साफ हो सकता है। राजधानी रांची समेत कई जिलों में आज दोपहर के बाद मौसम बदलता हुआ नजर आएगा और मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक रांची आसपास के जिले गिरिडीह, धनबाद, संथाल के सभी जिलों में आज दोपहर के बाद आंधी तूफान, ओलावृष्टि और सीधे वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। कुल मिलाकर संबंधित जिलों में आपको ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे एहतियातन राज्य के सभी जिलों में आज येलो अलर्ट जारी है। मतलब सीधे है कि हवा इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी और ऐसे में आपको एहतियात बरतने की ज़रूरत है। कुल मिलाकर मौसम का ये प्रभाव जो है साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से है, जो आपको आज यानी 20 मार्च से 21 मार्च की शाम तक यानी कल शाम तक नजर आएगा। हालांकि 22 मार्च से जो आसमान है उसके साफ रहने की उम्मीद जताई गई है। तो ऐसे में आज जब घर से बाहर निकले दोपहर के बाद, खासकर जो रांची के आसपास के जिलों के लोग हैं, संथाल के लोग हैं, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, जितने भी जिले हैं, आपको वहाँ एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि दोपहर के बाद हवाएं तेज चलेंगी और ऐसे में आपको घर से बाहर जब निकलें तो थोड़ा सोच संभल कर। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल वक्त हो चला एक बेहद ही छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं।